हेलो स्टूडेंट्स, वेब्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जो वैल्यू एडेड मेथड है, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेथड है नेशनल इनकम निकालने के लिए, उसका हम लोगों ने मीनिंग देखा था और इंपॉर्टेंट उसका कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ उनका जो निकालने का तरीका है, मेनली उनका फॉर्मूला है, वो हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैल्यू एडेड का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, इसका प्रिकॉशंस देखेंगे कि बनाते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और साथ ही साथ एंड में इसका एक दो क्वेश्चंस करके आज वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग क्या करेंगे, वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग प्रिकॉशन से चालू करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड को जब हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहला देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड while the calculation of national income through the value added method। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ही हमने बात किया था कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो फर्दर कंजम्पशन के लिए उसका यूज होता है। ठीक है, और जो फाइनल गुड्स बनता है उसी में इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू इंक्लूड होता है। अगर बार बार हम इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू लेते जाएंगे फाइनल गुड्स के साथ साथ के वैल्यू के साथ साथ, तो हम लोग को प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको नहीं लेते हैं। इसमें लिखा गया है, एज द वैल्यू ऑफ सच गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, कंसिडरिंग देम अगेन एंड अगेन वुड लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बार बार इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू हम लोग लेते रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम जो है अराइज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चले, अगर सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड एज दे डोंट ऐड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो सेकेंड हैंड गुड्स है वो लोग हम लोग जो इस फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें इसका वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हो सके कि वो प्रीवियस ईयर में बना हुआ है और प्रीवियस ईयर में अगर बना है तो उसी में उसका वैल्यू ले लिया गया है। ठीक है, लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर मान के चलिए सेकेंड हैंड जो गुड्स है, ठीक है, उसको सेल या परचेज करते वक्त अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन दिया जाता है तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो क्या है, एक प्रोडक्टिव सर्विस है। ठीक है, भले ही आप सेकेंड हैंड गुड्स को बेच रहे हैं, लेकिन बेचने में जो एफर्ट लग रहा है, जो सर्विस आप दे रहे हैं, वो क्या है, प्रोडक्टिव सर्विस है, इकोनॉमिक सर्विस है। इसीलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। यहां पर मेरे ख्याल से आपको एक नया वर्ड देखने को मिलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, हर वो काम जो कि आप खुद के लिए करते हैं। ठीक है, मॉनिटरी वैल्यूज के मनी अर्न करने के लिए नहीं करते हैं, खुद के लिए करते हैं। जैसे हम लोग की मम्मी होती है, मम्मी किचन में खाना बनाती है, ठीक है, कभी कभी गार्डनिंग भी कर देती है, तो वैसा कोई काम होगा जैसा हाउसवाइफ जो करती है, किचन का, गार्डनिंग का। ठीक है, और वो हम लोग नहीं लेते, क्योंकि उनका जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया गया काम है, ठीक, उनका जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, उसका मार्केट में क्या वैल्यूएशन होगा, उसको क्या सैलरी मिलना चाहिए, उस कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसके हिसाब से वो निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जो खुद के लिए किया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और बात ध्यान देने वाला है कि जैसे मान के चलिए कि अगर कोई ड्राइवर है, ठीक है, अगर कोई ड्राइवर है, अगर वो खुद का गाड़ी चला रहा है, मतलब मान के चलिए मेरा ही गाड़ी है और हम खुद चला रहे हैं, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आदमी जो है, सपोज चलिए ए है, ये किसी के अंडर ड्राइवर लगा हुआ है, ठीक है, किसी और का गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो इसको सैलरी तो मिलेगा ना। ठीक है, इसको सैलरी तो मिलेगा उसका। तो ये जो है, ये एक प्रोडक्टिव सर्विस है। ठीक है, तो अपने लिए अगर हम खाना बनाएं तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। बट इफ आई एम अ शेफ, ठीक है, अंदर एज पर कोई होटल में अगर हम शेफ है, ठीक, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तब तो हमको सैलरी मिलेगा ही। ठीक है, तो वो वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेकिन जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विस है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ सर्विसेज, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए जो सर्विस करते हैं, खुद मतलब जो हम बनाए वो खुद ही अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, मार्केट में जाके उसको नहीं बेच रहे हम, तो वो उसका जो वैल्यूएशन है या उसका जो वैल्यू है नेशनल इनकम निकालते समय, उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, उसको इंक्लूड जो है नहीं करेंगे।
ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए हाँ, यहाँ पर भी एक नया वर्ड आप लोगों को देखने मिलेगा। अच्छा ठीक है, देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर इंक्लूडेड। ठीक है, सर्विस होता सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो उसको इंक्लूड नहीं करते हम लोग, लेकिन अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ गुड्स भी बनाए हम, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? एज दे, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, एज दे कंट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कुछ बनाए हैं, ठीक है, लेकिन वो सेल्फ कंजम्पशन, मान के चलिए आप कुछ मशीनरी ही बनाए हैं, घास काटने का मशीन बना दिए, घर में जो सामान था उसमें रहते रहते, ठीक है, तो वो जो सामान को आप इकट्ठा करके जो मशीनरी बनाए हैं, ठीक है, घास काटने के लिए, उस पर तो आप वैल्यू एडिशन किए ही है ना। ठीक है, और वैल्यू एडिशन करने के साथ साथ क्या किए हैं, आप कंट्रीब्यूट किए हैं टू द करंट आउटपुट। ठीक है, इस साल जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, ठीक है, उसके आउटपुट में आपने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, तो उसको हम लोग को क्या करना है, लेना है। अब सर्विसेज में बात आया कि जो सर्विस मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता है, उनका जो मार्केटेबल वैल्यू है उसको निकालना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर भी तो हम लोग वैल्यूएशन नहीं लगा सकते ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, जो सामान या गुड्स आप बनाए हैं उसका इंप्यूटेड वैल्यू लेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम निकालते समय उसका क्या लेंगे, इंप्यूटेड वैल्यू लेंगे। ठीक, अब ये इंप्यूटेड वैल्यू क्या होता है, ठीक है, इंप्यूटेड वैल्यू को थोड़ा समझिए, ठीक है, कि ये इंप्यूटेड वैल्यू आखिरकार होता क्या है। ठीक, मान के चलिए कि मैंने कोई मशीन बनाया, ठीक है, मैंने उसमें वैल्यू एडिशन किया, रॉ मटेरियल से मशीन बनाया, अब उसका इंप्यूटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम जो मशीन है वो जो फंक्शन करेगा, सेम उसी तरह का मशीन बाजार में भी मिलेगा। ठीक है, तो लोकल वाई बाजार में जाके या फिर इन जनरल प्राइस में हम जो मशीन बनाए हैं, वो जो काम कर रहा है, ऐसा घास काटने का ही हम मशीन बनाए घर में बैठे बैठे, तो बाजार में कुछ ना कुछ घास काटने का तो मशीन मिलेगा ना। ठीक है, तो उसी लेवल पे, सेम लेवल पे आके हम लोग देखेंगे कि मार्केट में जो मशीन मिल रहा है उसका क्या वैल्यूएशन है, और सेम उसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग घर में मशीन बनाए हैं उसका वैल्यू हम लोग सिंपली उसके बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर सर्विसेज होगा तो नहीं उसको इंक्लूड करना है, लेकिन हाँ, अगर कोई किसी के अंदर ड्राइवर है, कोई गार्डनर है, ठीक है, तो वो उसका जो जनरेशन हो रहा है इनकम का, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लेकिन यहाँ पर सीन क्या है कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, गुड्स का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, और नेशनल इनकम में कौन सा वैल्यू जाएगा, उसका इंप्यूटेड वैल्यू जाएगा। ठीक है, इंप्यूटेड वैल्यू मतलब उसके बराबर उसके बाजार में क्या कीमत हो सकता है वो वैल्यू जाएगा। आगे भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे इंप्यूटेड वैल्यू का, तो उससे जो है आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी जो है मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे का। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी इंप्यूटेड वैल्यू है। ठीक है, यहां देखिए क्या लिखा है, इंप्यूटेड वैल्यू, फिर से आ गया, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, अब ये ओनर ऑक्युपाइड हाउस का मतलब क्या है, सिंपल, आप जो अपने घर पे रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा मान के चलिए कि अगर आप अपने घर में ना रह के किसी रेंट के घर मतलब रेंटल में रहते, तो आपको रेंट तो देना पड़ता ना। ठीक है, तो वो आपका घर है, आपके घर में कोई अपना घर में अपने आप को रेंट थोड़ी देता है। हाँ, लेकिन उसका जो इंप्यूटेड वैल्यू है रेंट का, ठीक है, क्योंकि आप अपने घर में रह रहे हैं, आप सर्विसेज इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो इंप्यूटेड वैल्यू है रेंट का, वो क्या होगा, नेशनल इनकम निकालते समय उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ भी इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट का मतलब क्या है, आप कहीं पर रहते होंगे, अगर आपका अपना घर है तो बहुत अच्छा, आप आराम से समझ जाएंगे, आप अपने घर में रहते हैं। ठीक है, तो आप तो अपने पापा को, मम्मी को या कोई किसी को तो रेंट वगैरह नहीं देता है ना, अपने घर में रहने के लिए कोई रेंट नहीं देता। ठीक है, तो रेंट का इंप्यूटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, अपने मोहल्ले में जाइए, अपने सोसाइटी में जाइए, अपने लोकेलिटी में जाइए, वहाँ पूछिए कि जैसे मान के चलिए आपका 2 बेडरूम हॉल किचन वाला घर है। ठीक है, तो सेम घर का अगर आस पड़ोस में कोई रेंट पे लगाया हुआ है, उससे पूछ लीजिए कि आपका भी 2 बेडरूम हॉल एंड किचन वाला घर है, ठीक है, आप कितना में इसको रेंट देते हैं, तो आपको सीधा सीधा उसका क्या मिल जाएगा, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब यहाँ पर बात हो रहा है इन्वेंट्री का, विल बी इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूडेड होगा, क्योंकि वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट करता है। ठीक है,
जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज में चेंजेस होता है वो अल्टीमेटली क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है। और वैल्यू एडेड मेथड का हम लोग प्रीवियस वीडियो में ही हम लोग देखे थे कि चेंज इन स्टॉक का भी फॉर्मूला में उसका यूज होता है। आगे चल के हम लोग फॉर्मूला भी देखते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रिकॉशंस था, ठीक है। इसमें से कुछ प्रिकॉशंस ऐसे हैं जो कि कॉमन है, ठीक है। आपका 3 मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें से कुछ सब नहीं, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जो कि सब में क्या है, कॉमन है। तो आप वैल्यू एडेड में ही उसको याद कर लेंगे तो बार बार आपको याद करने का जरूरत नहीं होगा, 2-3 एड ऑन आपको बस याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर बात करें इसके बाद फॉर्मूला का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पर मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ सेल्स और आपका परचेस का थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा दिक्कत रहता है स्टूडेंट्स लोगों को। तो आइए देखते हैं। सेल्स से यहाँ पर 2 बात पता चलता है। एक तो होता है डोमेस्टिक, ठीक है, और एक होता है डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया आप कहीं भी सेल्स करिए, और एक होता है इंडिया के बाहर सेल करना, ठीक है। तो उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर क्वेश्चन में अगर मान के चलिए सेल्स दिया हुआ है 10 रुपया, ठीक है, डोमेस्टिक मान के लेते हैं चलिए 7 रुपया, डोमेस्टिक मान लेते हैं यहाँ पर 7 रुपया, और एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा तब 3 रुपया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया है, एक सेल्स दिया है, ठीक है, सेल्स मतलब टोटली दे दिया है, और डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट दोनों में से कुछ दिया है, तो सेल तो मेरा टोटल दे ही दिया, तो इसको मतलब ये दोनों को इंक्लूड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और या तो फिर अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो डोमेस्टिक सेल्स के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को भी जोड़ देंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा टोटल सेल्स, ठीक है। और ठीक इसी तरह मेरा इसका भी होता है, क्या नाम है आपका, परचेस का भी होता है, परचेस, ठीक है। परचेस भी यहाँ बोलने से 2 तरीके का होता है, एक डोमेस्टिक होता है, ठीक है, और एक प्लस क्या होता है, इंपोर्ट होता है, ठीक है। अगर परचेज मेरा 20 का है, 20 रुपया का है, और डोमेस्टिक मान के चलिए 12 का है, और इंपोर्ट मान के चलिए 8 का है, ठीक है। तो डोमेस्टिक और ये इंपोर्ट जब साथ दिया रहेगा तब मेरा टोटल परचेज निकलेगा, और जब ये दिया है तो इसको कंसीडर करने का ज़रूरत क्या है, नहीं है इसको कंसीडर करने का ज़रूरत, ठीक है। तो जब सम लोग बनाएंगे तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आप लोग। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया, समझ लिया, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये पेपर में आया हुआ सम है, ठीक है, इसको हम लोग चलिए सॉल्व करने का फॉर्मूला के हेल्प से कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग को निकालने क्या दिया गया है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो जो निकालना है उस एग्रीगेट का हम लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है और फॉर्मूला लिखा भी हुआ है यहाँ पर आपके सुविधा के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमको जीवीए एमपी ही निकालना पड़ेगा, फिर उसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया है, सेल्स क्या है 90, ठीक है। सेल्स कितना है यहाँ पर आपका 90 है, प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक क्या रहता है मेरा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना है 25 माइनस ओपनिंग कितना है 15, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और उसके बाद क्या करेंगे माइनस, अच्छा देखिए ये हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब आपका है ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना का है 40 का है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पर क्या करेंगे 40 को हम लोग सिंपली जो है माइनस करेंगे 40 को, ठीक। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करें कितना हो जाएगा ये 90, ये 15 और 25 कितना हो गया 10 और माइनस 40, ठीक है, 30 तो कितना हो जाएगा 60, ठीक। और ये याद रखिएगा सब करोड़ में ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग को निकालना क्या है, ये मेरा जीवीएएमपी निकल गया, हमको निकालना क्या है एनवीएएमपी, हमको निकालना क्या है एनवीएएमपी निकालना है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है जीवीएएमपी,
एमपी दिया हुआ है, तो ये और ये तो सेम है। ग्रॉस से हमको कहाँ जाना है, नेट में जाना है, तो ग्रॉस रहता है बड़ा, नेट रहता है छोटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे ना, ठीक है। तो जीवीएमपी कितना निकला 60, और डिप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है यहाँ पर, मेरा डिप्रिसिएशन कितना है, सिंपली 20, ठीक है। तो 60 माइनस 20 कितना होगा यहाँ पर 40 करोड़ रुपए। ये मेरा क्या आ गया, NVAMP आ गया। देखिए बड़े आराम से 40 करोड़ आ गया ना, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से घर में एक दो बार जो है बनाते रहिएगा। हालांकि इसके जो फॉर्मूला रहता है ना वैल्यू एडेड मेथड का, वैल्यू एडेड मेथड के फॉर्मूला में ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स नहीं है, सिंपली आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बस यही एलिमेंट है इसमें। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और सेल्स और चेंज इन स्टॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसी को ना बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें छोटा सा है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे तब वहाँ पर क्या होगा, थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूलाज आएंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उनको बस समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसमें हम लोग को निकालना है GVA एट FC निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को तो GVA-MP या फिर GDP-MP एक ही बात है, उसी को निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ले लीजिए सबसे पहले क्या, सेल्स, सेल्स कितना का है 500 का, सेल्स कितना का है 500 का, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और क्या करना है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में यहाँ याद रखिएगा इसको लेना है, ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी को नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स यही है मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। मशीनरी को तो फिर हम लोग बाद में यूज़ करेंगे नया नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको नहीं लेना है, इसको लेना है 300 को, तो माइनस जो है 300 हम लोग कर देंगे यहाँ पर। तो सिंपली इसको अगर कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 500 प्लस माइनस मतलब -10 आ जाएगा यहाँ पर, और -300, तो 310 माइनस 500 कितना हो जाएगा 190 ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, 190 करोड़ हो गया, ठीक। अब हम लोग को देखिए क्या निकालना है, अच्छा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर यहीं पर हम लोग कन्वर्जन करेंगे। हम लोग को निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, 190 आया हुआ है। चलिए अब इसको करते हैं कैलकुलेट। हाँ, हम लोग को क्या निकालना है GVA एट FC निकालना है, ठीक है, और हम लोग के पास है क्या GVA-MP, हम लोग निकाले अभी GDP-MP, GVA-MP एक ही बात है। और यहाँ पर देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड सेम है, बस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में जो सामान सेल हो रहा है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब उसको बनाने में कितना खर्चा लगा है, मतलब ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ठीक है। तो छोटा भाई के पास जाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्या, IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है, यही ना करते हैं। तो GVA-MP कितना निकला 190, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब्सिडी है, वाह, इनडायरेक्ट टैक्स 0 माइनस सब्सिडीज कितना है 40, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग करें तो 190, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 40, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 230 करोड़, ठीक है, ये आ गया, मतलब यही मेरा क्या आ गया GVA-FC आ गया, ठीक है। तो जो बेसिक जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूला से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप लोग क्या करिए, बार बार करके उसको क्या करिए, रिपीट करिए, उसको रिवाइज करिए। और जो मिसिंग वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए कभी डिप्रिसिएशन निकालने दे दिया, ठीक है, जो प्रीवियस हम लोग ये में कर रहे थे, तो इनका जो ये है देखिए, इनका जो फॉर्मूला है वैल्यू एडेड का, इसमें या तो सेल्स निकालने देगा, या तो चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक निकालने देगा, या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम यही 3-4 चीजें हैं जो मिसिंग वाले में आ सकती है, तो वो लोग आप
खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि हम लोग को साथ में मिलकर ग्रो करना है, तो आपका जितना भी फीडबैक और क्वेरी रहता है या कोई भी क्वेश्चंस रहता है उसको वेब्स चैनल के जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पर जाके आप लोग मैसेज में क्वेरीज को डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उन क्वेरीज के ऊपर वीडियोस बना के उनका डाउट को क्लियर करने का, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहा। नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आपका ये है क्वेश्चंस है, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड का, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद जो इनकम मेथड है, नेशनल इनकम निकालने वाला इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है, उसको कंटिन्यू करके इस चैप्टर को खत्म करने के बाद जो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर है उनका हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। धन्यवाद।